गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है 1 जुलाई। ओके। और आप सभी जानते हैं यहाँ पे जो है ना, हर एग्जाम का जो करंट अफेयर होता है, जो कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको डायरेक्ट यहाँ पे कवर किया जाता है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही लिमिटेड वर्ड में, टू द पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। आपको बता दें यहाँ पे जो लोग को भी, जिनको भी समस्या हो रहा है ना, कि करंट अफेयर के लिए कौन सा बुक पढ़ें, कहाँ से हम अपने सोर्स को पकड़ें, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो को आप देख रहे हैं ना, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि जनसत्ता न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, इस चैनल पे क्यों जुड़ना चाहिए। सबका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले आते हैं टू द पॉइंट टॉपिक पे। देखिए, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हमारे उपराष्ट्रपति। और जब ये आर्टिकल को पढ़िएगा ना, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पहला रैंकिंग को लेकर, जैसे हमारे भारत में टॉप पे कौन आते हैं, सबसे शुरू में स्टार्ट में कौन आते हैं, राष्ट्रपति जी। रैंकिंग की अगर बात करें जो, ठीक है। और उसके बाद कौन आते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक। इसके बाद कौन आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। उसके बाद आते हैं अपने अपने राज्य के गवर्नर। ये रैंकिंग को याद रखिएगा, बीपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन को पूछा है। ठीक। उसके बाद आइए यहाँ पे, लोकसभा स्पीकर अभी कौन है, ओम बिरला। इनको भी यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपने आर्टिकल 108 पढ़ा होगा, वहां पे ज्वाइंट सेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा किया गया है। मान लीजिए कोई भी साधारण विधेयक पे, ठीक है, सहमति नहीं बन पा रहा है, तो राष्ट्रपति जो है ना, ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए ज्वाइंट कमिटी जिसको बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो उसके अध्यक्ष पता कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आते हैं यहाँ पे, मणिपुर में काफी सालों से जो है ना न्यूज में चल रहा है। मणिपुर में आपको पता है ना, जातीय हिंसा के कारण काफी न्यूज में चल रहा था। वहां पे मेतई और कुकी जो ट्राइब है, ठीक है, उनको लेकर विवाद चल रहा था, क्योंकि मेतई को यहाँ पे एसटी का दर्जा देने को लेकर वहां के हाई कोर्ट ने जो है ना, सरकार पे विचार करने का प्रावधान किया था कि आप लोग विचार कीजिए, उसको एसटी का दर्जा दीजिए। लेकिन ये बात कुकी को और नागा कम्युनिटी को पसंद नहीं आया, और ये जो है ना, विरोध से संघर्ष की और जातीय हिंसा देखने को मिला। ये तो कारण समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मणिपुर किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा वाला देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा नागालैंड के साथ करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, यहाँ तक कि म्यांमार कंट्री से भी सीमा साझा करता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे। आपको बता दें वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कौन सा शासन लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। तो आर्टिकल 356 के तहत जो है ना, प्रेसिडेंट रूल लगता है। आपको बता दें वहां पे, वहां की जो विधानसभा है, वहां पे अभी निलंबित है। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछता है कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो वहां की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है कि सस्पेंड कर दिया जाता है, कि दोनों, जो भी उचित हो वो किया जाता है। यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, जब इस टॉपिक को पढ़िएगा ना, छोटा टॉपिक है, लेकिन दो क्वेश्चन यहाँ से बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि ब्रिक्स का सम्मेलन इस बार कहाँ हो रहा है, तो आपको बता दें ब्राजील में। कहाँ हो रहा है, ब्राजील में। ये 2025 का बात कर रहे हैं हम लोग। 2026 में कहाँ होगा पता है, अपना भारत में। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। इस बार का थीम याद रखिएगा, ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं, पहले 5 हुआ करते थे, लेकिन अब ब्रिक्स में जुड़ गए हैं, 10 मेंबर हो गए हैं ना, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, और कुछ खास इसमें, कुछ खास नहीं है। लेकिन 2026 का कौन करेगा, भारत। क्योंकि अभी हाल ही में मुझे लगता है कोई एग्जाम हो रहा था, शायद रेलवे का मैंने देखा था, या कोई बिहार का एग्जाम हुआ था। वहां पे G20 को लेकर पूछ दिया कि G20 का इस बार का सम्मेलन, इस बार का जो अध्यक्ष है कौन करेगा, तो साउथ अफ्रीका करेगा ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, बैंकिंग को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहां पे बैंकिंग टर्म हो गया, या जो करंट में जो टॉपिक रहता है, जैसे जीएसटी रह गया, टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स हो गया, सीएसआर को लेकर पूछ लेता है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एनबीएफसी, यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, और एनपीए, दोनों क्वेश्चन जो है ना, बीपीएससी ने भी पूछा है, यूपीएससी ने भी पूछा है, यूपीपीसीएस ने पूछा, उत्तराखंड में भी पूछा गया। एनपीए क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है,
नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान लीजिए बैंक जब लोन देती है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, माफ कीजिएगा, जो नॉर्मल बैंक होता है, जो कमर्शियल बैंक होता है ना, बैंक जैसे जिसमें हमारा अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होता है, उस बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। तो लोन देती है किसी को, ठीक है, 90 दिन तक अगर उसका ना तो प्रिंसिपल मिल रहा है ना तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस रकम को क्या बोलते हैं, एनपीए बोल दिया जाता है। ये क्वेश्चन अभी आपका इसमें पूछ लिया, जेपीसी का आरओएफ एग्जाम होता है ना, रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर में, उसमें पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे एनबीएफसी। यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है कि बैंक और एनबीएफसी में क्या फर्क होता है। देखिए, बैंक जो है ना, बैंक जो रेगुलेट होता है 1949 जो एक्ट है उसके तहत, 1949 के तहत। लेकिन एनबीएफसी जो होता है ना, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंपनी, ये जो ना 1956 के कानून के तहत रेगुलेट होता है। आपने देखा होगा बैंक जो ना सीआरआर मेंटेन करती है और एसएलआर मेंटेन करती है, लेकिन एनबीएफसी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा बैंक में एनईएफटी, आपने नाम सुना है ना, एनईएफटी और आरटीजीएस, ये बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है, लेकिन एनबीएफसी नहीं करवाता। यही सब फर्क है जो ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, देखिए, दिल्ली में एक योजना लाया गया है, मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि भी हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम देखने को मिला। ऑप्शन में पता क्या रहेगा, उड़ीसा, ऑप्शन में क्या रहेगा, तमिलनाडु, वहां पर रहेगा केरल, और लास्ट में लिख देगा दिल्ली। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। संविधान एक शब्द भी छुआ तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, ये जो कांग्रेस के जो प्रमुख अभी अध्यक्ष है, क्या नाम उनका, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि संविधान का किसी भी शब्द के साथ छेड़छाड़ किया गया तो पूरी पार्टी जो है ना पुरजोर ताकत से लड़ेगी। कुल मिलाकर जब मैंने आर्टिकल पढ़ा ना, आपसे पूछता है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अभी हाल ही में जेपीसी का आरएफओ में पूछ लिया ये वाला वर्ड। फिर अभी आपका बिहार का एग्जाम होता है, उसमें बहुत बार पूछता है, यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है। तो ये जो है ना यूनिवर्सल टॉपिक है। ये लोग पूछता है जो सोशलिस्ट जो वर्ड है, और सेक्युलर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्षता, ये सब जो है ना शुरू से संविधान में नहीं था। इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया, ऐड किया गया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। अभी देख लीजिए यहाँ पे बीपीएससी मेंस में आपने देखा होगा एआई को लेकर, तो एआई जो है ना संसद जो कानून बनाती है उसमें कैसे सहयोग कर सकता है। तो एआई के यूज को लेकर आपको बता दें, पारदर्शिता लाने में, कार्य को संचालन करने में, डेटा संग्रह करने में, नीतियों को निर्माण करने में, उसका अनुमान लगाने में, सब में एआई का यूज हो सकता है। यहाँ पे बात किया गया है कि लोकसभा जो ओम बिरला हैं अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जो संसदीय कार्य होता है ना उसको दक्षता प्रदान करने के लिए हम लोग एआई का यूज करेंगे। हम लोग जो है ना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग नई नई तकनीक का उपयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगा, फिर यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, यहाँ पे आप देखोगे कार्य करने का जो तरीका है उसमें बदलाव आएगा, तो ये हमारे लिए सही है। ये है एडिटोरियल पेज, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी बता दें, कई देशों में, जैसे अपने ही भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो भारत जो है ना ग्रोथ कर रहा है, लेकिन लोगों को जीवन, या आप कह लीजिए गरीबी, जितना कम होना चाहिए उसमें परिवर्तन कम देखा गया। इसके पीछे क्या कारण होता है, तो इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, जो अनएजुकेटेड हो गए, बेरोजगारी हो गया, ये सब कारण होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक ने डाटा प्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा कि भारत में जो गरीबी दर है ना उसमें कमी देखा गया है। आपने देखा जो शहरों में गरीबी होते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में गरीब होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना उसमें कमी देखा गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके लिए जो सरकार जो नीति बनाया है, जो योजनाएं बनाया, उसको सही ढंग से लागू किया गया। जैसे कि यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डीबीटी हो गया, आवास योजना हो गया, है ना, ये सब चीजों को अच्छे से लागू किया गया। फिर बात करें यहाँ पे, अभी जो है ना वर्ल्ड बैंक जो अपनी पैमाना को डिसाइड किया है कि जो लोग प्रतिदिन $3 खर्च करने में सक्षम होंगे वो लोग गरीबी नहीं कहलाएंगे, वो गरीब व्यक्ति नहीं कहलाएगा।
इससे कम वाले को क्या करेंगे? गरीब कहेंगे। पहले ये कितना था? $2.15 था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम लोग बात करें कि जो यहाँ पे गरीबी है, उसके पीछे क्या कारण है? तो बढ़ता जनसंख्या, आधारभूत संरचना का अभाव, स्किल का कमी, ओके, इनइक्वालिटी, जागरूकता का अभाव, ये सब कारण है गरीबी का, ठीक है? तो इस चीज़ को पढ़िएगा अच्छे से, आपको बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिसको आप आंसर में यूज़ करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग में। और यहाँ पर बात क्या गया, जब आपसे क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या सजेशन देना चाहिए कि गरीबी से जल्द निपटा जाए? तो आपको बता दें, विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया ना कि जो नीति बनाया जाता है, जो प्रयास किए जाते हैं और जन सहभागिता मतलब पीपल पार्टिसिपेशन के माध्यम से जो है ना, जो तमाम चुनौती है हमारे देश में, उससे निपटा जाएगा। ये सब सजेशन को भी ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आपसे सजेशन माँगेगा, तो वर्ल्ड बैंक का सजेशन आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए। इसके बाद है यहाँ पे रैगिंग को लेकर। देखिए, सभी ने कॉलेज देखा होगा अपने लाइफ में, सभी लोग रैगिंग जो शब्द होता है, उससे परिचित होंगे। लेकिन आज ये आर्टिकल में क्यों आ गया? क्योंकि अभी आपने देखा कि यूजीसी ने जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी जैसे आईआईटी, आईआईएम, वहाँ पे जो है ना नोटिस जारी किया कि आप लोग रैगिंग को लेकर क्या कदम उठाएँ? इतने नियम कायदे बनने के बावजूद भी रैगिंग आपके कैंपस में कैसे हो रहा है? कारण बताओ। यहाँ पे यूजीसी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर रैगिंग को आप लोग रोकिएगा नहीं ना, तो सबसे पहला जो आपको जो वित्तीय सहायता मिलता है ना, उसको बंद करेंगे। साथ ही जो आपकी मान्यता है, उसको खत्म करेंगे, अगर आप लोग सुधरे नहीं तो। यहाँ पे जब आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो इसके पीछे कारण मिलेगा, रैगिंग होता क्यों है? देखिए, जो नियम कायदे बनते हैं ना, उसका सही से पालन नहीं हो पाता। जो कॉलेज प्रशासन के लोग हैं ना, उस नियमों को सही ढंग से लागू नहीं करते हैं। वहाँ के छात्र भी जो है उनमें वो आ जाता है कि चलो ना कर लेते हैं रैगिंग ना, क्या होगा? यहाँ पर तो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैगिंग का प्रभाव पता है ना, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करता है। लोग यहाँ तक सुसाइड कर लेते हैं, लोग अपनी जान को त्याग देते हैं। ये सब चीज़ आर्टिकल में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट आंसर में आपसे पूछेगा। क्योंकि ये सब टॉपिक है ना, बहुत कम लोग इसको ध्यान देते हैं रैगिंग को लेकर। लेकिन एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया ना 8 नंबर में, तो कुछ पॉइंट तो होना चाहिए ना कि हाँ, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसके पीछे क्या कारण है कि रैगिंग हो रहा है, न्यूज़ में क्यों आया? अगर ये 3-4 पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। जैसे कि अभी बीपीएससी में जो है यहाँ पे आपने देखा कि कुंभ मेला को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया। कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी मटेरियल में मेला को लेकर यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं बताया था कि क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एग्ज़ाम में देखने को मिल गया। तो जो लोग भी पढ़े होंगे, जो लोग भी 2-3 पॉइंट को ध्यान में रखे होंगे, उन्होंने क्वेश्चन को डील कर लिया होगा। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके आने से तो वहाँ की प्रशासन में राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रभाव मिला? ये भी क्वेश्चन जो है ना, बहुत कम ही देखने को मिला था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ लिया। इसलिए जो है ना, आप लोग न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़िएगा। अगर आप पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ फैक्ट आपको याद रहेगा और आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख पाएँगे। क्योंकि आप तमाम प्रयास कर लें, आप तमाम कोशिश कर लें, कुछ क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा जिसको आंसर आप पहले से तैयार नहीं किए थे। आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ के तैयार करना होगा और लिखना भी होगा। तो ऐसे स्थितियों से जो है ना, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे आप। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखिए, मानसून को लेकर बहुत कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। पीटी में पूछता है आपसे, मेंस में पूछता है। मेंस में ये पूछता है कि मानसून से आप क्या समझते हैं? भारत के लिए मानसून क्यों आवश्यकता है? और मानसून के नेचर क्या है? बीपीएससी में बहुत पूछा है इसको। पीटी में यही पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा मानसून किस मानसून से होता है? ठीक है? आपको ये बता दें, भारत में मानसून किस क्षेत्र में सबसे पहले दस्तक देता है? भारत में सबसे अधिक मानसून किस मानसून से होता है? इस तरह के प्रश्न बार-बार रिपीट करता है एग्ज़ाम में। आइए एक-एक करके देखते हैं। ये अपना प्यारा भारत है, ये श्रीलंका है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका को बना दिया यहाँ पे। यहाँ पे राजस्थान, गुजरात वाला हो गया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला इलाका हो गया। माफ़ कीजिएगा, मैप अच्छा से नहीं बना पाए, लेकिन आपको समझाने के लिए साउथ वेस्ट मानसून आता है यहाँ पे, साउथ वेस्ट मानसून केरल के तट पे सबसे पहले दस्तक देता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। अपने भारत में 80% जो वर्षा होता है ना, वो होता है साउथ वेस्ट मानसून से। तो फैक्ट हो गया। आपको बता दें, हमारे देश में जो खेती होता है ना, 60% जो सिंचाई होता है, वो मानसून पे निर्भर है। इस कारण से मानसून हमारे लिए आवश्यकता हो जाता है।
2 प्रकार के प्रश्न और पूछे जाते हैं खरीफ को लेकर, खरीफ फसल और राबी फसल, है ना? तो खरीफ फसल क्या हो गया, राबी फसल क्या हो गया, ज़ैद फसल क्या हो गया। तो खरीफ फसल जो कि बरसात में जो मानसून आता है उसमें रोपते हैं उसको खरीफ फसल बोलते हैं, और जो कि ठंड के मौसम में जिसको रोपते हैं उसको राबी फसल बोलते हैं। तो खरीफ फसल में धान हो गया, मक्का, बाजरा, रागी, इसको ध्यान रखिएगा। और राबी फसल में क्या होता है, चना, मटर, जौ वगैरह इसमें आते हैं। आपसे पूछेगा कि खरीफ फसल अधिक होता है कि राबी फसल हमारे देश में, तो आपका आंसर क्या होगा, खरीफ फसल। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ नहीं जाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा इसको। अभी क्या है, नागरिक को कोई भी भाषा पढ़ने, हाँ, अभी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें जो है ना ट्रिपल लैंग्वेज को लेकर फोकस किया गया है कि एक जो है आपका मदर टंग होना चाहिए, मदर लैंग्वेज, उसके बाद होना चाहिए रीजनल लैंग्वेज, और एक होना चाहिए यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कम्युनिकेट कर सके। तो कई राज्य इसको लागू किए हैं, कई राज्य इसको लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं, खास करके हिंदी को लेकर। साउथ वाले राज्य ना, जैसे तमिलनाडु, वो बोलते हैं कि हिंदी को जो है ना हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। भाई, यहाँ पे थोपा नहीं जा रहा है। नागरिक को अधिकार है कि वो किसी भी भाषा में अपनी एजुकेशन को प्राप्त करे, ठीक है? आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि यहाँ पे हिंदी को लेकर विवाद क्यों है, और भाषा को लेकर आपका क्या विचार है, प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि किसी भी नागरिक को अपनी भाषा में जो है ना एजुकेशन लेने का अधिकार है। सपोज कीजिए मुझे बांग्ला पढ़ने का शौक है, तो ऐसा थोड़ी ना कोई हमको रोक देगा बांग्ला पढ़ने से, या हमें तमिल सीखने से हमें कोई रोक देगा। ये हमारा अधिकार है, हम इसको रखेंगे। उसी प्रकार अगर किसी छात्र को हिंदी पढ़ने का शौक है, तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो भाषा को लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा है, अगर भारतीय लैंग्वेज को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, तो क्या विदेश वाले आएँगे यहाँ पे संरक्षित करने के लिए? आपको बता दें, इंडियन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे हमारा बांग्ला हो, चाहे भोजपुरी, कोई भी लैंग्वेज हो। भारतीय लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करना, उसे संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि भाषा को लेकर आपकी क्या विचार है, साझा करें। लीजिए, वहाँ पे फेवर में बात कीजिएगा, ठीक है? या इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। ये टॉपिक है जोखिम और जागरूकता। यहाँ पे क्या था खास? हाँ, यहाँ पर मेंस में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? क्या पूछता है? एक तरफ भारत डिजिटल बन रहा है, क्या बन रहा है? डिजिटल बन रहा है, ठीक? साथ में तो डिजिटल बन रहा है तो ये अच्छी बात है, सकारात्मक है, पॉजिटिव बात है ना? लेकिन दूसरी तरफ साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना साइबर अपराध? ये नेगेटिव पक्ष हो गया ना? तो इसी को बोलते हैं दो-धारी तलवार। क्या बोलते हैं इसको? दो-धारी तलवार, इसी को बोलते हैं। एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। तो आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि जो तकनीक है, जो इंटरनेट है, उसका यूज़ किन-किन सेक्टर में हो रहा है? और ये हमारे लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। इस पे टिप्पणी करें। 8 नंबर में पूछ ले या 38 नंबर में पूछ ले, दोनों के लिए तैयार रहिएगा। यहाँ पर बता दें, तो इंटरनेट और मोबाइल आ जाने से या तकनीक आ जाने से हमारे काम क्या हो गए, आसान हो गए हैं, सहज हो गए हैं, ठीक है? हमें बहुत हेल्पफुल हो गया। चाहे आप ऑनलाइन खरीदारी करो, या बैंकिंग लेन-देन करो, या एजुकेशन ले लो। अभी आप लोग यूट्यूब पे ही हमारी वीडियो देखेंगे। ये सब क्या है? तकनीक का ही माध्यम है, इंटरनेट का ही माध्यम है। तो इससे क्या हो गया, आप एक जगह बैठ के ही आप इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इंटरनेट नहीं होता, तकनीक नहीं होता, तो आज ना तो हम वीडियो आपके लिए बना रहे होते, ना तो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते, ना आप हमारी वीडियो देख रहे होते। एक तरफ तो आसान बना दिया ना, दूसरी तरफ क्या हो गया? अब क्या हो गया? डिजिटल अरेस्ट, आपने इसे देखा, डीप फेक, आपने सुना होगा नाम, साइबर अपराध, ठीक है? केवाईसी के नाम पे आपको फ़ोन आएगा कि केवाईसी करना, आपने ओटीपी बताइए। आपका सिम ब्लॉक हो रहा है, आपको जो है ना रिचार्ज करना चाहिए, ओटीपी बताइए। इस तरह के जो है ना धोखाधड़ी बढ़ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? जागरूकता। आपको अपने पासवर्ड को नियमित समय पर बदलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। आपको किसी के साथ अपने ओटीपी को शेयर नहीं करना चाहिए, या अपने वित्तीय लेन-देन के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ओके? अगर मान लीजिए ऐसा अपराध आपके साथ घटित हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं हमारे साथ भी घट सकता है, लेकिन हम लोग अगर जागरूक रहेंगे ना, तो ये घटना हमारे साथ घटित नहीं होगा, ठीक है? और यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात किया गया है। अगर मान लीजिए ऐसा घटना घट गया, तो 1930 पर फ़ोन लगाएँगे आप, और अपनी समस्या को बता के यहाँ पे दर्ज कराएँगे, और जितना जल्दी हो सके बैंक से कॉन्टैक्ट करके अपने अकाउंट को ब्लॉक करवाएँगे, सारे ट्रांज़ैक्शन को रोक लगवाएँगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। क्लियर है? बहुत लोग क्या करते हैं, ईमेल जैसा ही
जो है ना स्पूफिंग करेंगे, हैकिंग करेंगे, ऑनलाइन ठगी, डुप्लीकेट क्यूआर बना देंगे, नकली नौकरी के नाम पे आपको फिर कॉल करेंगे, लॉटरी के नाम पे आपको फ़ोन करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ़ोन करेंगे। तो ये सब चीज़ से बचना है। अभी आप नहीं देखोगे टेलीग्राम ग्रुप बहुत सारे एक्टिव हो गए हैं और आपके डाटा जो है ना, आपके नंबर है, बहुत जगह शेयर होते हैं, ठीक है? तो आपको किसी ग्रुप में ऐड कर दिया गया, उस ग्रुप को देखिए, क्या ये ग्रुप हमारे लिए काम का नहीं है? तो वहाँ से लीव हो जाइए, ठीक है? नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे निर्वाचन आयोग ने राज्यों की गड़बड़ियों की आशंका जताते हुए कहा वगैरह-वगैरह। कुल मिलाकर जब ये आर्टिकल पढ़िएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 समझ में आएगा आपको, आर्टिकल 326 समझ में आएगा और आपको आर्टिकल 61 समझ में आएगा। माफ़ कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट समझ में आएगा। ये तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी बिहार में होना है इलेक्शन। तो आपको बता दें, पहले जो है ना वोटिंग का जो वर्ष था 21 साल हुआ करता था, लेकिन उसको 18 वर्ष कर दिया गया। कौन-सा संविधान संशोधन में? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, याद रखिएगा। एक 69 वाला पूछ लेता है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, ठीक है? आर्टिकल 324 में हमारी चुनाव आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात किया गया है। 326 में हमें जो वोट देने का अधिकार है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। बिहार में जल्द बनेंगे 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर बनेंगे इम्पोर्टेंट है। मधुबनी में और सुपौल में और मुंगेर में, फिर पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर, सहरसा। ये फैक्ट को याद रखेंगे, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लेगा। किसके साथ समझौता किए? तो बिहार सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उनका नाम याद रखिए, मीना करके कुछ नाम है इनका, देखिए अमृतलाल मीना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेगा आपसे। और लक्ष्य क्या है कि 2047 तक जब हमारा भारत डेवलप बनेगा, विकसित भारत बनेगा, तो 350 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना है, ठीक है? और इस तरह के समझौते से बिहार को क्या फ़ायदा होगा? तो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ेगा, बिहार में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बिहार में रोज़गार बढ़ेगा, ठीक है? बिहार जो है ना अ, विकसित होता चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल है ईरान और इज़राइल को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, कि अभी ईरान और इज़राइल के बीच में जो संघर्ष देखने को मिला, उसके क्या परिणाम है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? भारत को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अमेरिका को इससे क्या फ़ायदा होगा? ईरान को क्या फ़ायदा होगा? इज़राइल को क्या फ़ायदा होगा? पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो आपको बता दें यहाँ पे अ, ईरान के जो कुछ लोग हैं वहाँ पे, वो लोग चाहते जो घटना घटा, जो अमेरिका ने और इज़राइल ने हमला किया ईरान पे, उसके लिए जो है ना ईरान के प्रमुख को क्या मानते हैं? कारण मानते हैं। ये हो गया। दूसरा क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हमला हुआ ना इज़राइल अमेरिका की तरफ से, ये अचानक हुआ, बल्कि अचानक नहीं हुआ, ये सोचा-समझा प्लान के साथ तहत हुआ। क्योंकि पहले हिज़्बुल्लाह, फिर यहाँ पे हमास को कमज़ोर किया गया, उसके बाद ईरान पे हमला किया गया। ये चीज़ आपको समझ में आएगा। थर्ड यहाँ पे क्या होगा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या फ़र्क पड़ा? तेल की कीमतों में वृद्धि, अस्थिरता, ठीक है, सप्लाई चेन बाधित हुआ और जो हमारे भारतीय लोग वहाँ पे रहते हैं गल्फ़ में, उनको परेशानी हुआ। वहाँ से इवैक्यूएशन निकालना पड़ा उनको, सुरक्षित निकालना पड़ा। हमारे रेमिटेंस पे असर पड़ेगा, हमें तेल की जो ज़रूरत है, उसमें दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सब मुझे अभ्यास हो गया कि हाँ, यही सब पॉइंट यहाँ पे लिखा होगा। लेकिन आप लोग पढ़िएगा, 6 डे वॉर कब हुआ था? 1967 में। इसके बीच में हुआ था इज़राइल और 3 अरब देश थे वहाँ पे। ईरान वगैरह भी थे उसमें शामिल, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये नताज, फोर्दो और इस्फान ये जगह है, जहाँ पे ईरान का परमाणु कार्यक्रम चल रहा है। कहाँ पे? फोर्दो, इस्फान, नताज। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अच्छा, ये बताइए ये अभी जो संघर्ष हुआ ईरान और इज़राइल के बीच में, तो ईरान इससे क्या सीख लेगा? इससे यह सीख लेगा ना कि ईरान का क्या कमज़ोरी है और इज़राइल का क्या पॉज़िटिव है। अब वो उस पे काम करेगा। ईरान अपने आप को मजबूत करेगा क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका ने भी हमला किया, इज़राइल ने भी हमला किया और बार-बार हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगा। इज़राइल अभी विराम करने पर क्यों सहमत हो गया? युद्ध विराम पे इसलिए हो गया ना क्योंकि इज़राइल को पता है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है। किसके पास? ईरान के पास और वो संघर्ष को लंबा झेल सकता है। इस कारण से वो विराम कर लिया। ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। 1984 में एक घटना घटा था मध्य प्रदेश में, जो कि एक उर्वरक बनाने वाली जो है कारखाना था, कार्बाइड कारखाना था और यहाँ पे गैस लीकेज के कारण जो है ना हज़ारों लोग मर गए थे। ठीक है? इस कारण से यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है 94 84 का ये घटना है। अभी न्यूज़ में क्यों आ गया? जो उसके कचरे थे, उसको
सही तरीके से निपटान कर लिया गया है, इसलिए न्यूज़ में आ गया। मिथाइल आइसोसाइनेट याद रखिएगा, वही गैस रिलीज़ हुआ था जो 5,000 से लोग जो है ना मर गए थे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ये क्या है? वीज़ा कार्यक्रम। अभी भारत ने यूएई के साथ एक समझौता किया कि वीज़ा ऑन अराइवल, आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीज़ा ऑन अराइवल जो है ना के लेकर समझौता किया? तो यूएई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूएई। ये क्या है? हाँ, देखिए अभी एसओ का एग्ज़ाम होना है बिहार का, एफएओ होना है, 71 होना है, बीएसओ होना है, तो आप यहाँ पे अगर अ, इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं ना, तो मेंस और पीटी दोनों को लेकर हमारे क्लास चल रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको मटेरियल दिया जा रहा है, आप डेली प्रैक्टिस करवाएँगे, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप उसको याद कीजिएगा, लिखिएगा, तो आपका तैयारी होते चला जाएगा, ठीक है? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो इस पे कॉल कीजिएगा। हालाँकि मेरा नंबर जो स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं 943035 7042 कॉल कर सकते हैं। कैस्पियन सी किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया। क्यों हम लोग टॉपिक को ले रहे हैं इसको बार-बार? क्योंकि अभी ईरान न्यूज़ में आ गया है और ईरान को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, यूपीएससी में बहुत बार पूछा है। अभी हम लोग बात करेंगे तुर्की, सीरिया, इजिप्ट और इधर से फ्रांस, स्पेन और इटली। ये जो है ना मेडिटेरेनियन सी को सीमा साझा करते हैं, यहाँ में क्वेश्चन पूछा गया। अभी इज़राइल न्यूज़ में चल रहा है, तो जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट और लेबनान, ये 4 देश के साथ सीमा साझा करता है, इसको याद रखेंगे आप। अभी सवाना वाला पूछ लिया बहुत बार एग्जाम में, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये ठंड वाला जो पानी है ना, ग्रीनलैंड हो गया, लेब्राडोर हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, कनारी हो गया, ठीक है? इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बार-बार पूछता है। नीलगिरी को लेकर पूछता है, यहाँ पे ईस्टर्न माफ कीजिएगा वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट मिलता है, उसको नीलगिरी बोलते हैं। उसके नीचे डोडा बेटा है, अनाई मोटी है, कार्डेमम हिल्स है। नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है आपसे। काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाली एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। सिंधु की जो सहायक नदी है, उसको लेकर क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ है ना, उसको लेकर क्वेश्चन पूछ लिया है, ध्यान रखिएगा। अरावली को लेकर पूछ लिया है, फिर यहाँ पे हजारीबाग पॉलिटी को लेकर पूछ लिया है, सतपुरा रेंज के बारे में पूछ लिया है, नर्मदा तापी जो नदी निकलता है उसके बारे में पूछ लिया है। ये तमाम फैक्ट आपके एग्जाम में बार-बार रिपीट करते हैं। तो जिन लोगों को भी लगता है कि पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे ये वीडियो उनके लिए है। जिन लोगों को लगता है कि पेपर में से हमारे लिए कौन-सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए ये वीडियो है। जो लोग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है? उनके लिए ये वीडियो है। तो बहुत लाभ मिलने वाला है, आप लोग जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।